हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर टॉक ऑफ एसजी। एसजी टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में और समझेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे ब्लड फॉर्म होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक डिफरेंशिएट जो ब्लड है वो कैसे है, एरिथ्रोपोइसिस क्या होते हैं, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है, ये सारी फॉर्म समझेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर रहेगा हम लोगों का। सबसे पहले जानना है कि ब्लड क्या होता है। तो बेसिकली ब्लड क्या है, ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये वो टिश्यू है जो फ्लूइड की फॉर्म में है। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, स्किन भी एक सेल है, मस्कुलर भी एक सेल है, ठीक है, और आपकी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको भी हम सेल से ही बना है। अब इसके अंदर कौन कौन से सेल आते हैं, मैं बात करूं अगर इसमें इंट्रोडक्शन की, तो हेमेटोलॉजी क्या है। हेमेटोलॉजी एक स्टडी ऑफ साइंस है। किसकी साइंस है? आपके डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, प्रिजर्वेशन और डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। किससे रिलेटेड है? ब्लड के रिलेशन में, ठीक है। यानी हमारे ब्लड में हम क्या डायग्नोस करते हैं, यानी हम क्या ढूंढते हैं, हम उसका अगर कोई चीज हमें एक्स्ट्रा मिल रही है जो हमें नुकसान कर रही है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसे ठीक करते हैं, और उसके बाद उसको कैसे प्रिजर्व करके प्रिवेंशन उसका कैसे रखते हैं कि आगे फर्दर वो हमें ना हो। किसमें? ब्लड के अंदर में। अब आ जाते हैं ब्लड की बात करो तो सबसे पहले बता दूं आपको 7% ऑफ बॉडी वेट आपका ब्लड है। यानी अगर कोई इंसान 80 किलो का है तो उसका 7% ब्लड वेट होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? आगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। अब देखो ब्लड मैमल्स में भी है, आप मच्छर मारते हो उसमें भी ब्लड मिलता है, आप कीड़े मकोड़े मारोगे उसमें मिलेगा, जानवर अगर कोई आप देखोगे उसमें भी ब्लड होता है। कई में रेड कलर का होता है, किसी में कलर थोड़ा सा चेंज भी नजर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड की बात करूंगा तो 45% जो है ये आपका होता है क्या रहेगा? सेल्स रहेगा। ब्लड जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, वो कैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है? वो ऐसे ही बोला जाता है कि 100% अगर है तो 45% जो है आपका वो क्या है? सेल है। ये क्या है आपका? ये सेल है, ठीक है। और 55% जो है ये आ जाता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। सेल और प्लाज्मा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड किस चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है सेल जो कि है 45%, दूसरा है प्लाज्मा जो कि है 55%। अब सेल क्या होता है? सेल आपको पता है हमारी बॉडी में हम जो यूनिट स्ट्रक्चर है वो सेल ही है, ठीक है। जब आपस में ज्वाइन होते हैं टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बन के वो अदर काम करते हैं, तो ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आ जाते हैं प्लाज्मा। क्या है जी? अब प्लाज्मा वो लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें से सेल अपनी सारी रिक्वायर्ड चीजें एब्जॉर्ब करता है। उसको प्रोटीन चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको मिनरल चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, मतलब सेल को जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो प्लाज्मा से ले लेगा। और उसी प्लाज्मा में वो अपना एक्सक्रीशन भी छोड़ेगा। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी उसी प्लाज्मा के थ्रू छोड़ता है। तभी हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में होता है। यानी जो एसिडिक या वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है, अब बॉडी से कहाँ रिलीज? भाई सेल ही तो यूटिलाइज कर रहे हैं, और सेल यूटिलाइज कर रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं। जब सेल यूटिलाइज करके जो वेस्ट निकाल रहा है वो किडनी में जाके फिल्टर हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाते हैं प्लाज्मा के ऊपर। तो प्लाज्मा में 91.5% अप्रॉक्स, देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। 91.5% जो है वो क्या है आपका? वाटर है, यानी पानी है। बात करें 8.5% जो है वो सॉल्यूट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं आपकी बॉडी में। 7% जो है वो आपका प्रोटीन है, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो ये पूरा कैरी जो होता है ये जाके आपका क्या करता है? 7% आपका क्या बनाता है? बॉडी वेट बना देता है। अब समझ में आ गया कि बॉडी वेट कैसे बनता है, ठीक। वहां नहीं लिखे तो यहाँ बुक में ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें है तो खोल लो, नहीं तो इस बुक पे ध्यान दे दो, उसका स्नैप ले लो। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या है? प्लाज्मा में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे मैंने बताया भी सारा फूड आइटम उसी में मिलेगा। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे को प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है देखने को, उस पे समझो, यहाँ ध्यान दो। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अमाइलेज, लाइपेज, विटामिन और अदर एंजाइम्स विद हार्मोन्स। यानी जितना भी हमारी बॉडी हार्मोन सिक्रीट कर रही है वो सब प्लाज्मा में मिलेगा। जितने भी हम विटामिन बाहर से ले रहे हैं वो सारा हमें प्लाज्मा में मिलेगा।
जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई साइकिल रिएक्शन चल रही है, वो भी हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलेगी। यानी बायोकेमिस्ट्री, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो जितने बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हैं, ऑलमोस्ट 90% बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जो है वो आपके सीरम और प्लाज्मा से लग जाते हैं। ठीक है, यानी जो प्लाज्मा से वो लग जाता है, तो इसका मतलब उस प्लाज्मा में सारा है ना, आपका लिपिड प्रोफाइल सीरम से लगता है, क्या है एक तरीके का। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एंटीकोगुलेंट का डिफरेंस है, एक में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, एक में एंटीकोगुलेंट नहीं है। बाकी जो सब्सटेंस है आपके प्लाज्मा के वो एज इट इज आपको सीरम में भी मिलेंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ग्लूकोज वाले पार्ट को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाता है उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो कई सारे टेस्ट हैं वो क्या है बायोकेमिस्ट्री के, वो यहाँ पे आपके प्लाज्मा से। सीरोलॉजी के टेस्ट भी कई सारे कार्ड टेस्ट जो लगाते हैं वो भी प्लाज्मा और सीरम से होता है। आपने देखा होगा HIV, HCV, HbS, EG सब जो टेस्ट लगते हैं, VDRL, सिफिलिस और विडाल का जो टेस्ट लगता है, तो आप क्या करते हो उसमें, सीरम पिपेट करते हो, ब्लड नहीं करते, उसमें सीरम लेते हैं। ठीक है, या प्लाज्मा लेते हैं। अब आ जाते हैं सेल्स के ऊपर, तो सबसे पहला सेल है हमारा RBC। सेल कितने परसेंट थे, 45%। अब हमारा पहला सेल आ जाता है RBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट की मैं बात करूं तो ये भी काउंट में कितने आते हैं, इसका साइज शेल कितना होता है। तो अगर मैं डायामीटर की बात करूं इसका, ठीक है, तो 7.0 से 8.0 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। डायामीटर मतलब अगर गोल है कोई भी सब्सटेंस, अगर हम गोल ले रहे हैं, सपोज ये कड़ा है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई ये हमारा जो गोल है इसका डायमीटर ऐसे हो गया, इसका डायमीटर जब ऐसे हुआ तो ये क्या है 7 से लेके 8 माइक्रोन मीटर के पास है। ठीक है, अंदाजा। तो इतना छोटा हम देख तो सकते नहीं है, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी थिकनेस की मैं बात करूं तो थिकनेस क्या होता है, इसकी होती है मोटाई। 5 रुपए का एक पहले सिक्का आता था, अगर ध्यान हो तो साइड से थोड़ा मोटा होता था, बीच से थोड़ा पतला होता था। तो इसी तरीके से इसका रहता है, साइड से 2 माइक्रोमीटर का 2 माइक्रोन का रहता है, बीच में 1 माइक्रोन का रहता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी का काम करता है। रेड कलर हमारे ब्लड को आरबीसी ही प्रोवाइड कराता है, यानी इरिथ्रोसाइट की वजह से ही हमारा ब्लड जो है वो रेड रहता है। उसमें भी हिम जो है, हीमोग्लोबिन का जो हिम पार्ट है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई हमारा जो रेस्पिरेशन है रेट, रेस्पिरेशन रेट आपके आरबीसी से कैसे रिलेटेड है। ये टेक्निकल चीजें बता रहा हूं कि भाई हमारा मान लो हम सांस ले रहे हैं, इस कमरे में सपोज 10 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 3 मुझे चाहिए, 3 इसे चाहिए, 3 तुम्हें चाहिए। हमने सांस की थी, तुमने भी की, सबने की थी भाई। 3 मेरे पास आए, 3 इसके पास गए, 3 इसके पास गए। मान लो 1-2 मॉलिक्यूल कम हो जाए ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसी एक के। वो कमी को पूरा करने के बॉडी में तो नहीं पता ना कि बाहर एनवायरनमेंट में कम है ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, उसको ये करेगा कि वो आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा देगा कि क्या पता ऑक्सीजन ढंग से नहीं खींच पा रहा है तो आरबीसी बढ़ा दो। तो उस केस में क्या होता है, आरबीसी राइज हो जाता है। ये ज्यादातर देखा जाता है पहाड़ी इलाकों में जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है, तो वहां के लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल लो एल्टीट्यूड के मुकाबले में डिफरेंट मिलेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट? फिलहाल समझ में आ गया। ठीक है, तो आरबीसी का मेन काम क्या है, मेन काम है उसका, एक तो रेड ब्लड प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा मेन काम क्या है कि वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प कर रहा है। यानी अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होता है और ज्यादा टाइम तक आप उस एनवायरनमेंट में रह जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आरबीसी काउंट बढ़ने लग जाएंगे। आपकी बॉडी क्या करेगी, ट्रिगर करेगी नई आरबीसी बनाने को, कि आपकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो फुलफिल हो सके। क्लियर हो गया? ठीक है, साइज समझ में आ गया, सेल का साइज कैसा होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आरबीसी का साइज में जैसे इस तरीके का सेल है, तो मैं इस डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी होती है हमारी बेसिकली। ये क्या करती है, ये कोई भी डिजीज अगर आपके फॉरेन पार्टिकल से बॉडी में अटैक कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, जैसे इसको जुकाम रखा है, ठीक है, अगर इसने छींका और हमने सांस लिया, हमारे अंदर भी ड्रॉपलेट्स आ गई, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम फाइट कर जाएंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन के। और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हमें भी जुकाम हो जाएगा। समझ में आया? तो वो सेल्स को डिफाइन करते हैं। अब ये होते हैं 5 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट।
5 सेल हो गए। अब मैंने 2 टाइप बताए, 5 सेल बताए, ये डिवाइड होते हैं 2 टाइप में। पहला जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, यानी जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है। अब ग्रेन्यूल्स क्या है, तो डॉटेड 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 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा जब माइक्रोस्कोप में आप सेल देखोगे, जिसमें सेल के अंदर डीएलसी सेल के अंदर बोलो, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी सेल को जब देखोगे तो वो 2 तरीके से दिखाए। एक होगा, एक टाइप होगा जिसमें डॉट 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 सा दिखाई देगा, एक होगा जिसमें कोई डॉट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ सेल दिखाई देगा। सेल में क्या दिखाई देगा, उसका सेल वॉल दिखाई देगा, उसका न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसका साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म मतलब वो लिक्विड पार्ट जो जिसमें न्यूक्लियस जो है सर्वाइव करता है। क्लियर हो गया? बाकी चीजें भी सर्वाइव करती हैं। अब न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये आपकी बॉडी में 60 to 70% अटेन रहता है हर वक्त, नॉर्मल रेंज जिसे हम बोलते हैं। कई जगह ये आगे पीछे भी हो सकती है, मतलब थोड़ा सा हो सकता है किसी जगह 62 दिया हो, किसी जगह 60 दिया हो, किसी जगह 70 दिया हो, किसी जगह 80 भी दिया हो। परसेंटेज में होता है, काउंटिंग में नहीं होता, परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट एनालाइजर यूज कर रहे हो, क्योंकि उस एनालाइजर के अकॉर्डिंगली उसकी नॉर्मल रेंज दी जाती है, क्योंकि उसमें जो रिएजेंट यूज किया जा रहा है उसकी एक नॉर्मल रेंज निकाली जाती है कि भाई अगर हम इसमें एडल्ट का सैंपल लगाएंगे तो हमारा केमिकल ये है, और इस केमिकल के हिसाब से एक अगर इस टाइप का सैंपल, इस रेंज का सैंपल चलेगा तो इसके बीच में आया वैल्यू, 2 वैल्यू दे दी जाएगी, नॉर्मल लो और नॉर्मल हाई। ठीक है, एक नॉर्मल लो होगा, एक नॉर्मल हाई होगा। उस ग्राफ के बीच में वैल्यू आ रही है तो पर्सन नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर जा रही है तो हाई है, उससे नीचे जा रही है तो लो है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल हो गया। अब न्यूट्रोफिल, अब याद करने का तरीका एक बता देता हूं कि जिस नाम के पीछे फिल लगा है, इन 5 सेल की बात कर रहा हूं, वो हो गए ग्रैन्युलोसाइट, जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। और जिस नाम के पीछे साइट लगा हुआ है वो हो गए ए ग्रैन्युलोसाइट, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। क्लियर है? अब न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं, पहले अच्छी से न्यूट्रोफिल को समझते हैं। न्यूट्रोफिल जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड से दिखाई देंगे ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ी सी गलत बनी हुई है बुक में, यहाँ डॉटेड का साथ में रहना चाहिए। ठीक है, 5 लोब्स होंगे, 3 लोब भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब 2 से 5 के बीच में लोब्स नजर आते हैं। ठीक है, ओवरलैप हो जाते हैं कई बार माइक्रोस्कोप में, आप देख रहे हो अगर न्यूट्रोफिल के लोब्स जो हैं ओवरलैप हो गए, ये आपके बुक में यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको लगेगा कि ये कौन सा सेल है, तो आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसका कलर अपीयरेंस देखना है। ठीक है, मैं बात करूं अगर इसके डायमीटर की, तो ये 10 से 20 माइक्रोमीटर के डायमीटर का सेल है। ठीक है, लोब्स की बात करें तो 2 से 5 लोब होते हैं इसके अंदर। ठीक, क्लियर हो गया? अब अगर मैं काउंटिंग नंबर की बात करूं तो यहाँ आपके बुक में 62 दे रखा है, डिपेंडिंग ऑन द अदर लिटरेचर की मैं अगर बात करूंगा तो ये आपका कई जगह 60 से 70 भी रहता है। ठीक है, ये हायर रेंज दे रखी है न्यूट्रोफिल। ठीक है, हाँ न्यूट्रोफिल नॉर्मल हायर रेंज, हाँ देखो यहाँ पे इनके 70% दे रखा है। ठीक है ना, 60 से 70, तो डिपेंड ऑन द कौन सा कंपनी का कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, वो टेस्टिंग में किस तरीके से, मतलब उसका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसकी जो लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल रेंज रहेगा। अब आ जाते हैं कि भाई अब इस न्यूट्रोफिल अगर बढ़ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, टेक्निकली क्या कहेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे ना आपके न्यूट्रोफिल बढ़ गए, नहीं, हम आपको बोलेंगे आपको क्या हुआ है, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रोफिलिया यानी बढ़ गए, न्यूट्रोपीनिया यानी घट गए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्नोफिल। स्नोफिल भी सेम आपको डॉटेड सा दिखाई दे रहा है, ये हेडफोन की तरह दिखाई देता है, जैसे 2 बड़े हेडफोन होते हैं और एक अटैचमेंट रहती है ना, उसी तरीके का आपका स्नोफिल दिखाई देता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ आपकी बुक में 2.3% दे रखा है, इनके में 2 से 6 के आसपास दिया हुआ, 2 से 4। ठीक है, यानी रेंज जो हो गई 2 से 4% की होगी, ये होगी नॉर्मल रेंज। ठीक है, अब मैं अगर इसकी साइज की बात करूं तो 12 से 14 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। माइक्रोमीटर मतलब ये डायमीटर की बात की जा रही है, यानी 12 से 14 माइक्रोमीटर जो है ये डायमीटर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना सेल का। ठीक, अब इसकी क्या कंडीशन होगी जी, बढ़ गया तो क्या बोले जाएंगे, घट गया तो क्या बोला जाएगा, स्नोफिलिया बढ़ गया, स्नोफिलिया बढ़ गया, पॉजिटिव, बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता इसमें कुछ भी। ठीक है, बढ़ने को, बढ़ने वाली कंडीशन को, मान लो मेरी बॉडी में स्नोफिल काउंट बढ़ गया तो मैं किस कंडीशन में लाई कर रहा हूं, स्नोफिलिया कंडीशन में लाई कर रहा हूं, और अगर घट गया तो स्नोपीनिया कंडीशन में लाई कर रहा हूं। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपका बेसोफिल है, बेसोफिल बढ़ गया तो इस बेसोफिलिया बढ़ने वाली कंडीशन, घट गया तो बेसोपीनिया।
क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। इसका हाँ बेसोफिल के साइज की बात कर लें अगर हम, तो इसका जो साइज है इसका सेम साइज रहता है जो आपका स्नो मोनोसाइट्स है उसके सिमिलर साइज का ही देखने को मिलता है, यानी 14 से 18 माइक्रोमीटर का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसोफिल जो, और इसका जो है 0 से 2 काउंटिंग रहती है परसेंटेज में अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो। ठीक है, मैं बुक पे पेंसिल चला रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कि कई लोग होते हैं नहीं लिखते हैं, मैं इसी पे लिख देता हूं। अब आ जाते हैं आपके लिम्फोसाइट्स पे। ठीक है, लिम्फोसाइट भी क्या है, एक तरीके का आपका टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट्स का। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं आपको, यही देख लो, मुझे कोई बात नहीं, इसमें भी। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है। अगर मैं साइज की बात करूं इसकी, तो इसका साइज जो है आपका वो ऑलमोस्ट रहता है 18 से 16 से 18 के आसपास माइक्रोमीटर। कितना साइज दे रखा है आपके बुक में? मैं परसेंटेज दिया है, परसेंटेज 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी। 25% ना, कई जगह 20 to 25। नॉर्मल रेंज चेंज भी हो सकती है, नॉर्मल रेंज पे आपको अभी फोकस नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं बात, अब आ जाते हैं इसकी कंडीशन। भाई घट गया और बढ़ गया तो क्या होगा? तो घट गया तो लिम्फोसाइटोपीनिया, घट गया तो लिम्फोसाइटोपीनिया, और बढ़ गया तो लिम्फोसाइटोसिस। साइटोसिस, एक ग्रैन्यूल्स में साइटोसिस यूज होता है। ठीक है, अब आ जाएगा आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट आ गए। मोनोसाइट कैसा दिखता है? तो बीन शेप का दिखाई देता है। ठीक है, बीन शेप का दिखाई देता है। अगर हम साइज की बात करें तो 14 से 18 माइक्रोमीटर का इसका साइज है। ग्रैन्यूल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। और अब है मोनोसाइटोपीनिया कंडीशन, यानी घट गया अगर मोनोसाइट तो, और मोनोसाइटोसिस यानी बढ़ गया, कंडीशन बढ़ गई। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के सेल पे। 2 टाइप सेल आपने कवर कर लिए बेसिक में। अब समझते हैं प्लेटलेट काउंट के ऊपर कि भाई प्लेटलेट काउंट क्या होता है। ठीक है, या प्लेटलेट हम क्या होते हैं? प्लेटलेट क्या है? तो प्लेटलेट जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, अदर नेम है इसका थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अगर ये कंडीशन, थ्रोम्बोसाइट क्या काम करता है? आपकी बॉडी में कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट। बोला जाता है ना डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग क्या हो गई भाई? इंटरनल ब्लीडिंग ये हो गई कि आपकी बॉडी में जो ब्लड को इधर उधर जाने से रोक रहा है, यानी अगर कहीं कट लग जाए, कहीं दब जाए, कहीं कुछ हो जाए तो ब्लड अपना रास्ता छोड़ देता है। सपोज ये एक ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, हमने यहाँ से काट दिया तो ब्लड बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो प्लेटलेट क्या करता है? वहां जाली सी बना देता है और वहां जाके बाकी सेल चिपक जाते हैं, सूख जाते हैं, जैसे हमें कपड़े नजर आती है ना ऊपर, तो वो इंटरनल में क्या होता है, वहां जाके सेल्स आपस में स्टिक हो जाते हैं। स्टिक हो गए तो वापस से पाथ क्या हुआ? सेम हो गया, सीधा बाहर आने की जगह वो वापस से अपने पाथ में चलने लगा। ठीक है, तो प्लेटलेट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसमें करता है? क्लॉटिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्लेटलेट अगर बढ़ गए और घट गए तो अब यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स हैं हमारे, अदर नेम प्लेटलेट का, तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया घटने की कंडीशन। अगर किसी के प्लेटलेट कम हो जाता है तो हम उसको क्या कंडीशन कहते हैं मेडिकल टर्म में? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। और अगर वही कंडीशन किसी की बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये एक ग्रैन्युलर, ये भी एक ग्रैन्युलोसाइट में आता है? नहीं, ये इसका जो प्लेटलेट है वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, इसका कोई शेप साइज नहीं होता। ये डॉटेड से अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 डार्क डॉट अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो आपकी प्लेटलेट है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के ऊपर कि भाई हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? हमारे ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। भाई सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है? दिमाग काम कर रहा है। अब मैंने डंडा उठाया, हमें कल को जानवी को मारना है, तो क्या किया? ब्लड के थ्रू इंफॉर्मेशन गई मेरे हाथ को कि डंडा निकालो, और ब्लड दिमाग के थ्रू, फिर ब्लड के थ्रू इंफॉर्मेशन गई कि मारो। तो क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। अगर मैंने इसको मारने के ये क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। अब किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है? इंफॉर्मेशन भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में भाई एनर्जी चाहिए ना किसी चीज को उठाने के लिए, तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है।
भाई सेल्स को एनर्जी दे रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो सारी चीजें जो ट्रांसपोर्टेशन की है वो किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू हो रही है, तो पहला हो गया। अब इसी के थ्रू जब वो ट्रांसपोर्ट करता है तो टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। आप भागते हो तो भागने में पैर तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पसीना माथे पे क्यों आता है? नहीं से जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये गर्म हो जाता है उस टाइम पे, सबसे जल्दी जल्दी हीट होता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए दिमाग क्या करता है, पानी का फ्लो बढ़ा देता है। यानी हमारा ब्लड के थ्रू ही होता है ना भाई, हमारी स्किन से निकल रहा है पानी, स्किन में क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरी क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ब्लड हमारे बॉडी में 3 तरीकों से फ्लो करता है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। तो कैपिलरी में क्या होता है, वाटर कितना बताया था अभी परसेंटेज, पीछे पढ़ा था ना, ब्लड के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, 7% तो बॉडी वेट है। 45 1%, 91% क्या है, पानी है उसमें, तभी तो फ्लूइड है। अब वो पानी आप कहां से रहा है आपके, जो आप पी रहे हैं, स्टोर हो रहा है ब्लैडर में, वहां से किडनी क्या कर रही है, बार बार फिल्टर कर रही है, जितना जरूरत है वहां से वापस ले रही है, रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ट्रांसपोर्टेशन का काम। दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब प्रोटेक्शन किस चीज का प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन कैसे बोल सकते हो कि ब्लड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है? भाई डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल क्या है, एंटीबॉडी तो प्रोटेक्शन ही तो है आपकी सेल की। अगर भाई किसी मच्छर ने काटा, मान लो फीमेल मॉस्किटो हुआ, मतलब फीमेल काटती है तो क्या होता है, डेंगू हो सकता है, लड़की नहीं मच्छर में। ये पता कैसे चलेगा कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है? वो मॉस्किटो की एनाटॉमी पढ़ोगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ प्रोटेक्शन क्या, हम क्या किस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल की, ठीक है। यानी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, अब कौन सा फॉरेन पार्टिकल, मैं मारूंगा तो थोड़ी इसको कुछ हो जाएगा, या मैं तुम्हें मारूंगा तो कुछ हो जाएगा, दर्द होगा। लेकिन प्रोटेक्शन किसकी, हम इंटरनल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन जो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया हो गया, किसी भी तरीके का कोई आपका वायरस हो गया, उसके अगेंस्ट फाइट कर। अभी कोविड हुआ, हमने वैक्सीनेशन लगवाई, हमने एंटीबॉडी बनवाई ना हमारे बॉडी में, कि हमारे एंटीबॉडी बने कि हम उससे फाइट कर सके, हम सरवाइव कर सके। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा उससे, डब्ल्यूबीसी में चेंज होता है जब वैक्सीनेशन लगती है, तो उससे हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर वायरस के टाइप का सेल बन गया, एंटीबॉडी बन गई, मतलब उसको काटने की पावर आ गई, हाँ उसको खत्म करने की पावर आ गई, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स का प्रोटेक्शन। यहाँ तभी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है कि ब्लड जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। किससे प्रोवाइड करा रहा है प्रोटेक्शन, फॉरेन हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे, फॉरेन हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आज तक रेगुलेशन का काम करता है। अब रेगुलेट क्या, मैंने क्या बोला था कि वाटर रेगुलेट कर रहा है, साथ ही साथ में आपकी बॉडी में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सेल को जो जब वो यूटिलाइज हो रहा है तो वो कुछ रिलीज भी कर रहा है, तो वो रिलीज क्या करता है, टॉक्सिक चीजें रिलीज करता है, तो उससे पीएच लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो अब उस पीएच लेवल को कम करने का काम भी क्या क्या कर रहा है, ब्लड ही तो कर रहा है। कैसे कर रहा है, अब ये समझेंगे। भाई मान लो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा दूं यहाँ फिल्टर जैसा, जिससे पीएच यहाँ रुक के और इधर नीचे इकट्ठा होता रहे और बाकी चीजें आगे बढ़ जाए, तो वो क्या है, हमारी किडनी पीएच लेवल मेंटेन कराती है। पानी सबसे अच्छा एग्जांपल है, पानी आपने सुबह पिया, शाम तक आपको पीने का मौका नहीं मिला, शाम को यूरिन करने गए तो उस टाइम थोड़ी सी आपको जलन भी होगी और येलो कलर का यूरिन आएगा, कभी ऑब्जर्व करके देखना। सुबह खाली 1 लीटर पानी पिया और दिन भर पानी मत पियो, लेकिन ध्यान रखना डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे पड़े, नहीं अब तो सर ने कह दिया अब तो सीधा शाम को ही पिएंगे पानी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फास्ट वाले दिन देख सकते हो, फास्ट वाले दिन जो जैसे कई लोगों का रहता है कि पानी वानी कम पीते हैं, तो उनका क्या होता है, हमेशा यूरिन येलो रहता है, एसिडिक रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन एसिड, किडनी में कुछ होता है। एसिड कहां से आता है, आपका स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है। आप कभी भी आपके सेल अगर कोई चीज ले रहा है
तो वो कुछ रिलीज भी करेगा। आप खाना खाते हो तभी यूरिन पास करते हो, तभी आप स्टूल पास करते हो। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो स्टूल पास नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे तो कुछ टाइम बाद यूरिन भी पास नहीं कर पाओगे। स्वाहा। ठीक है, तो हम ये मैकेनिज्म है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये रियलिटी है। इसका जीता जाता एग्जांपल है आपकी बॉडी। भाई ये फल है, इसमें एक एनर्जी है, इसमें क्या है, ग्लूकोज है, विटामिन है, आयरन है। ठीक है, अब ये इसकी एप्पल की शेप हो गई है, मैंने इसको खाया या आप लोगों ने इसको खाया तो क्या होगा, वो एनर्जी हमारी बॉडी में गई, चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, और फिर वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट था, इसका सॉलिड वेस्ट भी तो है कुछ भाई, ये 100 ग्राम का अगर है या 50 ग्राम का है तो सॉलिड वेस्ट भी तो क्रिएट कर रहा है। तो वो सॉलिड वेस्ट किसके थ्रू निकला, स्टूल के थ्रू निकला और यूरिन के थ्रू निकला, क्योंकि पानी भी है इसमें, वाटर भी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी को यूटिलाइज करती है, और उस यूटिलाइजेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो रिलीज आउट करके पास आउट होता है। तो वही सेल के लेवल पे भी होता है। एक सेल जो है अगर कुछ ले रहा है तो वो एक्सक्रीट भी करेगा, वो एक्सक्रीट एसिडिक होता है, आपका यूरिन एसिडिक होता है, आपका स्टूल भी एसिडिक होता है। अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो पीएच पेपर से लेके कर लेना। ठीक है, ठीक। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल के ऊपर। ठीक है, कि भाई अब फॉर्मेशन ऑफ सेल या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, तो टेक्निकली हम बोलते हैं इसको हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस, दो टर्म से इसको जाना जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल को हीमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी बुक में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इसकी बुक के रेफरेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो यहाँ पे ये हमने एक सेल स्ट्रक्चर ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है हीमो, कर दूं ना पेंसिल में कोई, हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, इसको हम स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इस स्टेम सेल में इतनी पावर होती है कि आपके फेस का कलर, आपके आई का कलर, आपके नोज का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, किसको लंबा करना है, किसको छोटा करना है, किसके बाल काले करने हैं, किसके बाल भूरे करने हैं, कब व्हाइट होने हैं, कब कौन सी बीमारी होगी, सारी इंफॉर्मेशन इस स्टेम सेल के अंदर होती है। और इस स्टेम सेल की हेल्प से आजकल कई सारे ऐसे क्रायो बैंक्स हैं, क्रायो बैंक, जहां पे स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो ट्रीटमेंट भी निकाली जाती है। तो उसको पता होता है कि मुझे किस आदमी को क्या बीमारी देनी है। इस सेल के पास सारी चीजें जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग स्टोर्ड रहती है। जैसे आप जब बचपन में छोटे होते हो तो आप जब गोदी में थे तब की बातें आपको याद नहीं रहती ना। ठीक है, ऐसा ये सेल है, ये वो गोद वाला सेल है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना वैसे वैसे कुछ चीजें भूल जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, गोद में होते हैं, उनसे ये जब वो बड़े होते हैं, आप अपना ही एग्जांपल ले लो, जब आप पैदा हुए तब से लेके 3 साल तक की एक भी मेमोरी अगर आपको याद हो तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही स्टेम सेल मुझे याद है नहीं। अब देखो आप एक्सेप्शनल केस से कुछ बताओगे, वो भी सुन के अगर बताया होगा, विजुअल याद है। हाँ विजुअल्स याद हो तो अलग चीज है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो गोद का बच्चा है, 1 साल का जो बच्चा है, जैसे उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, आप बड़े हो जाते हो उसको पूछो कि भाई आपको जब गोद में थे तो कैसे थे, अगर आपकी बचपन की फोटो आपको ना दिखाई जाए और ना बताया जाए कि ऐसे थे आप, और आपको सडनली लाके दिखाया जाए कि ऐसे थे, आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं खुद को, और उस टाइम पे वो मेमोरी नहीं थी कि याद रख सको, तो इंफॉर्मेशन थी लेकिन मेमोरी नहीं थी। तो ऐसे ही इस सेल का होता है, इंफॉर्मेशन सारी है। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को ट्रिगर करके रख लेते हैं कि जब दूसरे सेल में हमें ट्रीट करना होगा तो सिर्फ इस पार्ट को डालेंगे। क्लियर हो गया, बहुत डीप में चला गया, थोड़ा सा वापस बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ क्या है, ये आपका हीमोसाइटोब्लास्ट सेल है। ठीक है, इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये आपके 5 सेल में से कोई सा भी सेल बन सकता है। ठीक है, आपका आरबीसी भी बन सकता है, आपके डब्ल्यूबीसी के 5 सेल भी बन सकता है, आपका प्लेटलेट भी बन सकता है। बाकी तो ठीक है, 5 सेल का मैंने 2, और आपके जो उसके कैटेगरी वाइज मैंने बोला, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट और एक प्लेटलेट। ठीक है,
क्लियर हो गया? अब समझते हैं, अब ये फर्दर जब ये डेवलप होता है तो कैसे कैसे ये डेवलप होता है हम उसको समझेंगे, ठीक है? आपके इस पेपर का 3-4 का पूरा सारांश है ये डायग्राम, ठीक है? चाहो तो इसकी फोटो ले लेना, ये जो 4-5 पेज इसमें है इसका पूरा सारांश दिया हुआ है, समझो इसको आराम से। तो सबसे पहला हमारा कैटेगरी जो डिवाइड होता है वो होता है माइलो स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, ये फर्स्ट स्टेज है। माइलॉइड लिम्फोइड, यानी आपका हीमोसाइटोब्लास्ट सेल जो बना, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ पहले स्टेज में जाके माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। अब लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलॉइड अलग अलग चलते हैं, मतलब इसको ऐसे समझ लो, आप पैदा हुए, 3rd क्लास में आप स्कूल में गए, 3rd साल, तीसरे साल में, यानी पहला स्टेज आया आपका पढ़ाई का, ठीक है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को अगर हम साइड कर दें तो पहला 1st क्लास में आया, ठीक है? अब 3 पार्ट में हम स्कूल को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर स्कूल के लेवल को डिवाइड करें, प्राइमरी मतलब 5वीं क्लास तक, सेकेंडरी मतलब 8वीं क्लास तक, टर्शियरी मतलब 12वीं क्लास की बात करें, ठीक है? अब उसको उस फिगर को ध्यान में रखो, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? तो पहला 1st क्लास में गया तो क्या बना? माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक है? अब आ जाते हैं लिम्फोइड को कर लेते हैं क्योंकि लिम्फोइड थोड़ा छोटा है, उसी को समझ। उसके बाद गया लिम्फोइड ब्लास्ट, ठीक है? लिम्फोब्लास्ट, सॉरी, माइलॉइड स्टेम लिम्फोइड स्टेम सेल कन्वर्ट हुआ लिम्फोब्लास्ट में, यानी पहली क्लास पढ़ के ये आ गया दूसरी क्लास में, सेकंड स्टेज, ठीक है? सेकंड स्टेज के बाद कहां गया? पॉलीलिम्फोब्लास्ट, ठीक है? यानी ये सेकंड स्टेज का अपर पार्ट है, यानी 10वीं, ठीक? उसके बाद क्या बना? लिम्फो, क्या लिखा है? लिम्फोसाइट, दिख नहीं रहा? थोड़ा आगे दिखना चाहिए आपको। ये क्या है? लिम्फोसाइट। कौन सा सेल है लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का सेल है, ठीक है? और ये लिम्फोसाइट अब 12वीं के बाद सम बिकम्स, यानी कुछ क्या बन जाते हैं? प्लाज्मा सेल्स भी बन जाते हैं। ग्रेजुएशन में पकड़ ली इसने सीढ़ियां, ठीक है? तो स्कूल खत्म करके ग्रेजुएशन में भी आ जाते हैं, कुछ होते हैं स्कूल तक ही रह जाते हैं, ठीक है? ये आ गया समझ में? तो इसका चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखोगे आप हीमोसाइटोब्लास्ट, वो कन्वर्ट हुआ लिम्फोइड स्टेम सेल, फिर कन्वर्ट हुआ लिम्फोब्लास्ट, फिर कन्वर्ट हुआ प्रो लिम्फोब्लास्ट, प्रो लिम्फोब्लास्ट, प्रो लिम्फोब्लास्ट, जो 10th बताया था मैंने। फिर सीधा आ गया आपकी 12वीं पे लिम्फोसाइट, और कुछ ग्रेजुएशन चले गए कहां पे? प्लाज्मा सेल्स। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, इसमें एलकेजी यूकेजी भी घुसा है, ठीक है? अब इसको समझते हैं। तो माइलॉइड स्टेम सेल क्या होता है? फर्दर 2 टाइप में आपका डिवाइड होता है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं आपका माइलोब्लास्ट और दूसरा मोनोब्लास्ट, ठीक है? अब हम मोनोब्लास्ट को पकड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या हुआ? हीमोसाइटोब्लास्ट, माइलॉइड स्टेम सेल, फिर आ जाते हैं मोनोब्लास्ट, यानी ये हो गया। अब ये आपका कहां था? फर्स्ट स्टेज था ना, तो ये वाली फर्स्ट स्टेज है आपकी, क्या है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जिसको बोला जाता है, ठीक है? अब यहां से पहली क्लास में आया, यानी फर्स्ट स्टेज पे आ गया, ठीक है? फर्स्ट स्टेज पे आया, फिर कहां गया? प्रो मोनोसाइट, सेकंड स्टेज वाली क्लास पे, सेकंड स्टैंडर्ड में चला गया। फिर उसके बाद मोनोसाइट 3rd पे चला गया, यानी 12वीं में आ गया, ठीक? अब कुछ मोनोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस में, कुछ मोनोसाइट ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाते हैं? वेंडरिंग मैक्रोफेज टिश्यू बन जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन में चले जाते हैं। कौन से? कुछ लिम्फोसाइट, ये 12वीं में आ चुका है, लिम्फोसाइट बन गया। कुछ लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके टिश्यू में फॉर्म हो जाते हैं,
मैकेनिज्म देखो, हर चीज कुछ ना कुछ Monocyte- कन्वर्ट हो रही है कहीं ना कहीं मोनोसाइट लिम्फोसाइट के साथ हो प्रेजेंस में। प्रेजेंस में जैसे कुछ लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं ना, हैं? तो जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो रहा है वो हेल्प करते हैं कुछ मोनोसाइट को कि वो भी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम माइलोब्लास्ट वाले पार्ट। मोनोब्लास्ट का एक बार फिर से साइकिल समझो, ठीक है? यानी जो मोनोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले आप बोलोगे हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख रहा था, चलो ये नीचे फिर आ जाएगा माइलोस्टेम सेल, ठीक है? माइलोस्टेम सेल के साथ मोनोब्लास्ट। अब यहां से मोनो वाली कहानी शुरू होती है, फिर आएगा प्रोमोनोब्लास्ट, फिर उसके बाद मोनोसाइट, फिर कुछ मोनोसाइट कन्वर्ट हो रहे हैं टिश्यू में, ठीक है? तो यहाँ मोनोसाइट पे भी आके अगर रुक जाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक? क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं आपका माइलोब्लास्ट के ऊपर। माइलोब्लास्ट में क्या है, अब ये फर्दर जो है आपके 3 सेल की कहानी बताएगा। कौन कौन से 3 सेल की कहानी? इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखना है, समझने वाली बात है। तो सबसे पहले आपका जो है माइलोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल पहले हम आ जाते हैं माइलोब्लास्ट पे, ठीक है? यानी इसने पहली कक्षा में एडमिशन ले लिया। अब आ जाते हैं इसके सेकेंडरी में। सेकेंडरी में जैसे कोर्स हमारा डिवाइड हो जाता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई हिंदी लेता है, कोई उर्दू लेता है, लैंग्वेज में, ठीक है, चेंज हो जाती है ना। तो ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज क्या चेंज हो गई, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। अब इसको बेसोफिल यहाँ क्या बोला जा रहा है, इस्नोफेलिक माइलोसाइट, इस्नोफेलिक माइलोसाइट, ठीक है? न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक माइलोसाइट। क्लियर हो गया? डिपार्टमेंट चेंज हो गए। अब अपने अपने डिपार्टमेंट में सब आगे बढ़ना शुरू हो गए। अब आ जाते हैं सबसे पहले इस्नो पे, ठीक है? तो इस्नोफिलिक माइलोसाइट में कन्वर्ट हुआ इस्नोफिलिक मेटामाइलो, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, ठीक है? आपको ये टर्म याद रखनी है, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, ठीक है? मेटामाइलोसाइट के साथ बाद जाएगा बेंड सेल, इस्नोफिलिक बेंड सेल, फिर लास्ट में बन गया आपका इस्नोफिल। क्लियर हुआ? यानी इस्नोफिल बनने के लिए क्या स्टेज चली, हीमोसाइटोब्लास्ट, माइलोइड स्टेम सेल, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट के बाद प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट के बाद इस्नोफिलिक माइलोसाइट, इस्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट, इस्नोफिलिक बेंड सेल, इस्नोफिल्स। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार अब कॉमन चीजें देखना इसके बाद। अब यहां न्यूट्रोफिल पे आते हैं। न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट यहां भी यूज हो रहा है, मेटामाइलोसाइट ये भी है। फिर न्यूट्रोफिलिक बेंड सेल, बेंड सेल ये भी है, बेंड सेल ये भी है। फिर लास्ट में न्यूट्रोफिल। तो अब हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट है वहां से कंडीशन ऑलमोस्ट सेम चल रही है, खाली सेल चेंज होने की वजह से खाली नाम उसका लग रहा है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो ऐसे ही है, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल बन ये 3 सेल रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस्नोफिलिक माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक माइलोसाइट। फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं इस्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट और बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट। फिर इस्नोफिलिक बैंड, न्यूट्रोफिलिक बैंड, बेसोफिलिक बैंड, है ना? उसके बाद लास्ट में इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। क्लियर हो गया? ये जो प्रोसीजर है ये बर्थ के बाद का, ये जब सेल बनता है तब से शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी में पहला ब्लड सेल जब बनेगा तो वो इसी फॉर्मेट में बनना शुरू होगा, कहीं भी हो रहा हो, आफ्टर बर्थ से कंप्लीट हो जाता है।